अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड आज इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अदालत ने उनके रिमांड में 14 दिन की मजीद तौसी कर दी है। आज शहबाज शरीफ को नैब अदालत में पेश किया गया, जहां पर नैब के वकील ने यह इस्तदा की कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसमें मजीद इजाफा किया जाए। और इसके जवाब में आज अदालत ने यह सवाल भी किया कि अब तक जो 10 रोज़ा रिमांड था उसमें क्या तफ्तीश हुई है। अदालत ने यह पूछा और इसके जवाब में नैब के वकील ने कहा कि हम जो सवालात उनसे पूछ रहे हैं वो ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं या सवालात का जवाब नहीं दे रहे, लिहाजा हमें मजीद रिमांड की ज़रूरत होगी। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने आज अदालत को बताया कि तफ्तीश से मैं मुकम्मल ताउन कर रहा हूं, जो पूछा जा रहा है बता दिया है, अब मजीद रिमांड की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, उनके वकील ने भी ये कहा कि अब मजीद सवालात जो है उसकी जरूरत नहीं रह गई, लिहाजा रिमांड में तोसी ना की जाए। लेकिन शहबाज शरीफ के रिमांड में आज 14 दिन की तोसी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को यह बताया कि साफ पानी केस में मुझे बुलाया था, लेकिन आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुझे गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी की जो जिम्मेदारी है हुकूमत पर डाली जा रही है अपोजिशन की जानिब से। खासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है और इस नैब के इकदाम के पीछे हुकूमत वक्त है। लेकिन 7 अक्टूबर को इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ही चुके थे कि हमारी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्होंने जरूर कहा था कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा और कोई एनआरओ की गुंजाइश नहीं होगी। मुझे कह रहे हैं क्या मैं विक्टिमाइजेशन कर रहा हूं? ये विक्टिमाइजेशन हम कैसे करें? ये जो केसेस हैं ये 10-10 महीने पहले केस चल रहे हैं। आपने मुजाहरे करने हैं, आपने अगर धरना देना तो मैं कंटेनर आपको दे देता हूं। असेंबली में अगर आपने कोई शोर मचाना है बेशक मचाएं। मैं अपनी कौम से वादा करके आऊं कि मैंने एक एक को पकड़ना है, एक को नहीं मैंने छोड़ना। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। इमरान खान ने यह तो कहा कि एक एक को पकड़ना है, फिर यह भी कहते हैं कि सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है। मतलब शायद वो कहना ये चाह रहे हैं कि जिस किसी को पकड़ा जा रहा है वो मेरिट पर पकड़ा जा रहा है, इसमें सियासी इंतकाम नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बात की। हमजा शहबाज ने वार्निंग दी इमरान खान को कि इंतकामी कार्रवाई बंद करे। मरियम औरंगजेब साहबा ने कह दिया है कि आप कंटेनर जिसकी आपने बात की थी वो तैयार रखें, हम सड़कों पर निकलेंगे। और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि अब जो एहतजाज है वो सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर नहीं होगा, सड़कों पे भी निकलेंगे, सड़कें बंद करने की नौबत आई तो वो भी करेंगे। न्याजी साहब एक बात बोलकर सुन लो, आपको आपके झूठ के पीछे, आपके यू टर्न्स के पीछे आप छुपने नहीं देंगे। और अभी ये शुरुआत हुई है, अभी आगे देखो होता है क्या। नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने सरकारी हेलीकॉप्टर पर जो सैर सपाटे की हैं उसका हिसाब दो। अलीमा खान की भी ऑफशोर कंपनीज का हिसाब किताब दो। हर किस्म का एहतजाज भी होगा। 4 वोटों पे खड़ा वजीर आजम और 4 वोटों पे खड़ी हुकूमत। इसी तरह पाकिस्तान की अवाम की अदालत के रद्द अमल से फारिग हो। असल जो उनकी कारकर्दगी है कि एक कंटेनर तैयार कर लेना चाहिए। इस गैर कानूनी, गैर आईनी और इस सियासी इंतकाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ये एहतजाज जो है असम्बलियों से जो है वो बाहर भी आ सकता है और फिर इसके ऊपर सड़कें भी गर्म हो सकती हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाज तो होगा, कंटेनर की जरूरत कब पड़ेगी, सड़कों पे कब निकलेंगे ये नहीं पता, लेकिन इस एहतजाज का आगाज कल कौमी असम्बली के सेशन में होगा। असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक नून लीग की दरख्वास्त पर, ऑपोजिशन की दरख्वास्त पर कल कौमी असम्बली का सेशन कॉल किया है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए गए थे। इसका मतलब यह है कि नैब कल शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली लेकर आएगी, जहां पर शहबाज शरीफ साहब अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे, बताएंगे इस केस के हवाले से। और एहतजाज भी कल नून लीग ने कहा है कि हम कौमी असम्बली के अंदर करेंगे। अब देखना यह है कि इसका रद्द अमल हुकूमत की जानिब से क्या आता है। आज एक मीटिंग भी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की गई थी, जिसमें कहा था कि जब नून लीग का एहतजाज होगा, शहबाज शरीफ बात करेंगे तो उस पर हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली फ़ारूक हबीब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, तो ये फैसला हो गया है कि अब एहतजाज होगा और बाकायदा सड़कों पर निकल के एहतजाज करेंगे। कंटेनर का इमरान खान साहब ने कहा था, आज कंटेनर मांग भी लिया गया है। नहीं, बात तो इससे आगे भी जा सकती है।
इससे आगे क्या होता है? मैं अर्ज करता हूँ, बात इससे आगे कोई इनके पास अक्सरियत नहीं है, ये आप ज़हन में रखें, सादा अक्सरियत है और 2, 4, 5 वोटों की बात है। मैं ये कहूँगा कि हम तो ये चाहते थे कि ये अपनी टर्म पूरी करें। जो कंटेनर पर चढ़कर झूठ बोलते रहे हैं वो उस पर अमल करके दिखा दें, मगर लगता नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये वो कुछ कर पाए जो कंटेनर पर चढ़ के वादे लोगों से करते रहे। अब आ जाएं जो आप सुबह के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारा क्लेम है कि शहबाज शरीफ को गलत मौके पे गलत तरीके से और एक झूठ का पलंदा बना के उसको पकड़ा गया। शहबाज शरीफ किसने पकड़ा? नैब ने पकड़ा। उससे हुकूमत का क्या ताल्लुक है? हुकूमत जो रोज कहती है कि 50 पकड़ लेंगे, 60 पकड़ लेंगे, कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये कौन है? मुझे ये बताएं कि नैब में इनके अपने नाम नहीं है। इमरान खान से लेकर आप मुझे ये बताएं कि अलीम खान तक, चौधरी बरादरान से लेकर परवेज़ खटक तक, परवेज़ खटक से लेकर मैं कितने नाम गिनवाऊं कि बेशुमार नाम, कोई एक बंदा इनमें से पकड़ा गया है या पकड़ा जाएगा? दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कल हमारा क्या है, हमारा एहतजाज ये है कि आप माजी करीब में, माजी दूर में एक बंदा पाकिस्तान की हिस्ट्री में वली खान को पकड़ा गया बतौर अपोजिशन लीडर, मगर उसके जो असरात उसके बाद आए पाकिस्तान की सियासत पर, क्या उस तारीख को दोबारा दोहराया तो आप कह रहे हैं कि अब बात एहतजाज से भी आगे जाएगी, मतलब, और आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि 3-4 सीट इनकी ज्यादा है, तो मतलब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे या कोई ग्रुप तोड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या करने का मैं एक शहजाद बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि हमारी ख्वाहिश थी कि ये पहले कहते रहे 60 दिन, फिर 100 दिन, चले कोई आप 6 माह इनको दे दें, कुछ करके सिम्मत से आप इंतजार करते हैं। वो छोड़ दें, इन्होंने जो किया सो किया, हमने कल बाय इलेक्शन में भी देख लिया। आप क्या करने जा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि अब सड़कों से भी बात आगे चली गई है? देखें, बात यह है कि अगर इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, अगर अदारे आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकेंगे, अगर वो अदारे को ये कहें कि ये आज़ाद है, जिसके चेयरमैन को बुला के ये डिक्टेट करने की ख्वाहिश करें, जिसमें अपना नाम भी हो प्राइम मिनिस्टर का और जिसमें उसके वज़रा का नाम आता हो, जिसमें पंजाब असेंबली के स्पीकर का नाम आ रहा हो, किसी एक को बताएं कि पकड़ा जाए, बतौर हथियार इस अदारे को इस्तेमाल नहीं करना। मैं जरा फारूक हबीब साहब से भी इसका जवाब ले लूं। फारूक हबीब साहब, जरा ये बताइए कि आप लोगों ने तो कहा था, इमरान खान साहब ने खुद कहा था 7 अक्टूबर को कि हम कंटेनर देने के लिए तैयार हैं, आज मांग लिया कंटेनर, कह रहे हैं सड़कों पे भी निकलेंगे, असेंबली में भी एहतजाज करेंगे, देंगे कंटेनर पर एहतजाज करने की? बात ये है कि इन्होंने असेंबली में रिक्वेजिशन सबमिट की इजलास बुलाने के ऊपर, वो इजलास स्पीकर ने बुला लिया और फिर इन्होंने कहा जी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें, प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। अब ये बात कर रहे हैं जी कि ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लिया। अभी ऑपोजिशन लीडर को पकड़ लिया, वो एक सूबे का वजीर आला रह चुका है, 3 बार वजीर आला रहा है, जहां पर उसके पास इख्तियारात थे। अगर वो इख्तियारात से तजावुज करता है या उनके ऊपर तहकीकात का आगाज होता है तो कानून ने अपने वहां रास्ता इख्तियार किया। तो कह रहे हैं इस कानून के पीछे, स्नैप के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। देखें, बात यह है कि ये एक वही पुरानी मंतक है कि जो इंतकाम की जो छतरी है ये वो लेकर आ जाते हैं कि हम किसी तरीके से एहतसाब से बचें। जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, वो भाई हुकूमत में आप लोग थे, ये आपकी हुकूमत के दौरान इनिशिएट हुई इंक्वायरीज हैं। और जिस चेयरमैन नैब की ये बात करते हैं, मुझे ये बताएं उस चेयरमैन नैब को लगाया किसने है? इन्होंने मिलकर लगाया और पीपल्स पार्टी के जो आर्गुमेंट ठीक है कि हमने तो परवेज मुशर्रफ को भी लगाया था, परवेज मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत का तख्ता पलट दिया। ये कोई गारंटी तो नहीं होती कि किसी को लगाया जाए तो वो आपका हिमायती रहेगा हमेशा। बात ये नहीं होती, एक इदारा है, नैब का काम क्या है? नैब का काम है अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी करेगा। उसका काम ये तो नहीं है कि ये चाहते हैं कि इनको जस्टिस कयूम जैसे जो है वो जज मिल जाए, इनको ये चाहिए कि नैब भी जो है वो इनकी अपने कंट्रोल के ऊपर हो। और ये एहतजाज करना, और मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद के ऊपर एहतजाज करना, ये एहतजाज करें जहाँ पर आवाम के इशूज़ के मसाइल हैं लोगों के, उसके ऊपर एहतजाज करें तो इनकी बात जायज़ है। लेकिन जहाँ पर इनकी अपना मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाने की बात होती है, जहाँ पर इनको अडयाला जेल नजर आती है, वहां पर इनका जो है वो रोना धोना भी शुरू हो जाता है। 2 सवाल आते हैं जो ऑपोजिशन ने भी उठाए, हम भी उठाएंगे। वो 2 सवाल ये हैं, एक तो ये कि अगर नैब ने पकड़ा,
इमरान खान फिर आकर कहते हैं कि मैं होता 40-50 लोगों को पकड़ता, इन सबको पकड़ेंगे, एहतसाब बंद नहीं होगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, तो तासुर मिलता है कि शायद आप इनके इदारों के पीछे है। ऑपोजिशन का ये कहना है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि आपके अपने लोगों के ऊपर केस हैं, उनमें से तो किसी को नहीं पकड़ा। नैब इसमें इस वक्त अलीम खान साहब का रेफरेंस है, जुल्फी बुखारी है, प्राइम मिनिस्टर का इन्होंने अभी जिक्र किया, उनका खुद हेलीकॉप्टर केस चल रहा है। तो नैब अगर सेलेक्टिव जस्टिस करेगी तो फिर शोर तो मचेगा। देखें, बात यह है कि मैं आपको बड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ इस चीज़ को। हम अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड के ऊपर यकीन रखते हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे, चाहे वो तहरीक इंसाफ का क्यों ना। मुझे ये बताएं कि अलीम खान साहब जो है, नैब ने जब उनको बुलाया वो पेशों पे पेश होते हैं। आपने रेफरेंस की बात की, अलीम खान के ऊपर अभी अलीम खान के ऊपर रेफरेंस नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आप रेफरेंस तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी गुजारिश सुन लेना, तो ये नैब का इख्तियार है, अगर वो अरेस्ट करना चाहें अरेस्ट कर सकते हैं। अलीम खान को अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें कोई एतराज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कम से कम हम ये नहीं कहेंगे कि अभी कह रहे हैं अरेस्ट कर ले उनको। सर गुजारिश हम ये नहीं कहेंगे, हम देखें गुजारिश सुन लें, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जहां पर इन्होंने हेलीकॉप्टर केस की बात की, मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब उन्होंने बुलाया तो वो पेशावर गए, नैब में जाके पेश हुए। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज भी कहा कि मैं भी हर दफा पेश हुआ हूं। देखें, ये बात नहीं है। आप बात फिर वो करते हैं कि क्या इनको एक शाहाना सिस्टम दिया जाए, क्या इनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हुकूमत है या आपने मुल्क को लूट के खा गए, चोरी साहब, आपसे अब एहतसाब भी ना हो। हुकूमत इस गिरफ्तारी के पीछे है या नहीं, और इमरान खान साहब फिर ये तासुर क्यों देते हैं कि हम तो और लोगों को भी पकड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ की बात है, इदारे आजाद हैं, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, कोई उसके पीछे नहीं हो सकता। और हम कैसे हो सकते हैं कि जब ये केसेस हमने तो केसेस नहीं बनाए। हाँ, ये केसेस इनके दौर में बने, केसेस तो आपके दौर में बने हैं। आप ही की हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे, अहद चीमा को गिरफ्तार किया, फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया, आपकी हुकूमत थी उस वक्त। शहजाद, मैं जो बात करने लगा हूँ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मुझे इल्म है, लेकिन मैं बात ये करके असल बात पे आऊँगा। बात यह है कि इन्होंने 5 साल हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने एहतसाब कमीशन अपना बनाया, उसका जो हशर किया। क्या आज ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं, वो जवाबदेह हैं? तो मुझे ये बताएं, परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे हैं, कोई जवाब दिया उन्होंने? मुझे ये बताएं कि परवेज़ लाई जो हैं, क्या इससे पहले वज़ीर आला रहे? क्या उन्हें आज तक 22 साल हो गए, क्या उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको बुलाया किसी ने? इसी तरह इमरान खान या बाकी मैं, लेकिन मैं असल बात पे आता हूँ। बात यह है शहजाद, हमारा जो कहना है और पाकिस्तानी कौम क्या कह रही है, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिशियन उस वक्त तक ठीक होता है जब तक वो कुछ डिलीवर ना करे। उस वक्त तक कौम की नजरों में वो बुरा होता है, मगर किसी और की नजरों में वो अच्छा होता है। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों कजन जो हैं, इमरान नियाजी और ताहरुल कादरी, 1998 में इन्होंने पहली दफा ये कहा कि एहतसाब नहीं, इंतखाब नहीं, एहतसाब, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। 1998 में सैफुर रहमान साहब के टाइम के आसपास और सैफुर रहमान यार मेरी बात सुन लेना, कब कहा? हाँ, मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये साथ कहूंगा, उस वक्त न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान बना था, उसके बाद इन्होंने ये नारा लगाया और सैफुर रहमान साहब एहतसाब कर रहे थे, बाद में जरदारी साहब के घुटनों पे जाके हाथ लगा के माफी मांग रहे थे। क्या मिसाल? एक सेकंड ना, मैं मिसाल ठहरने तो दे ना, रुकने दे, मुझे बात करने दे मुकम्मल। मैं ये कहता हूं कि उसके बाद ये दोनों कजन एक सीट से मेंबर बने, 2002 की असेंबली में ये गए, कोई एहतसाब के मुतल्लिक बात की हो, और आज जो कुछ एक सीट वाला क्या बात करेगा एहतसाब के बारे में? आपकी 5 साल की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत, 10 साल हुकूमत की, एहतसाब बिल को आप तब्दील नहीं कर सके, आप कह रहे हैं वो एक मेंबर है। शहजाद एक सेकंड, बात यह है शहजाद इकबाल साहब के लंदन प्लान क्या था? सर मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई और पॉलिटिशियन हो, जब उसकी हुकूमत को गिराया जाना होता है, उस वक्त उस पर गद्दारी के, बगावत के, करप्शन के इल्जामात लगते हैं। आप भी तो इशारे दे रहे हैं इनको गिराने की। मैं जो इशारे दे रहा हूं, मैं इशारे शहजाद इकबाल वो दे रहा हूं
कि जो केसेस इनके हुकूमत बनने से पहले इन पर हैं, मैं वो उनका जिक्र कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है तो मैं कहता हूं इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। मैं ये कहता हूं कि जेआईटी जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं बनती। मैं ये कहता हूं कि क्या चौधरी परवेज इलाही जावेद लतीफ साहब मुझे ये बताइए, बनने से पहले नैबज़दा नहीं थे? मुझे ये बताइए, ये 25 जुलाई से पहले जब नैब कार्रवाई करता था या शहबाज शरीफ को बुलाता था तो उस वक्त आप क्या कहते थे, नैब के पीछे कौन है? कौन नैब के पीछे कौन है? 25 जुलाई से पहले नैब के पीछे कौन? हम कहते थे उस वक्त ताकतवर लोग थे। मैं आज भी कहता हूं, मैं आज अभी आ गए, पहले मैं शहजाद एक सेकंड, मैं ये कहूंगा कि मुझे ये बता दें 25 जुलाई से पहले गिरफ्तार करना नवाज शरीफ को लाजम था, ज़िमनी इंतखाबात में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना लाजम था। ये क्या कड़ियां मिलती हैं आपस में? ये वो कड़ियां मिलती हैं जो मैं इशारा कर रहा हूं 98 का, जो मैं बात कर रहा हूं पनामा के वाले से 2014 की। अब आप 98 मतलब सैफुर रहमान साहब के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को, जो सैफुर रहमान ने किया पीपल्स पार्टी के साथ, आप वो करना चाहते हैं तो कल आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी फिर। देखिए बात यह है कि इन्होंने खुद जो है वो 98 का जिक्र किया, और 98 का माजी जो है वो इतना अच्छा माजी नहीं है, वो इनका माजी है जिसमें माजी है, उस माजी को आप दोहराना चाहते हैं क्या? देखें गुजारिश सुन लेना, बात यह है कि उस माजी में जो है वो सैफुर रहमान नहीं थे, वो एहतसाबुर रहमान थे। जो पीपल्स पार्टी आज भी जो नाला है, जिस वजह से कभी इनका समझौता होता है, कभी समझौता टूट जाता है, कभी मजाक जमहूरियत होती है, उसकी बुनियाद वही है, पीछे जो केसेस हैं। बात यह है कि ये लोग इदारों का इस्तेमाल करते रहे हैं मुखालफीन के खिलाफ, लेकिन वो मुकमुका की सूरत थी। मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो कभी होता रहेगा, रुकेगा नहीं। आज आपने शहबाज शरीफ साहब को नैब ने पकड़ा है, मैं आपकी बात अगर 2 लम्हे के लिए मान लूं कि शायद नैब ने अपने दौर पे पकड़ा हो, कल किसी और को अरेस्ट करती है, फिर कैसे आपकी हुकूमत ये पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगी? देखें बात पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है, आप कानून के आगे इदारों को जो है वो सियासी दबाव के अंदर नहीं ला सकते, और आपको कानून के आगे सर झुकाना चाहिए। मुझे बात मुकम्मल कर लेना, जब ऐसा मुझे बात मुकम्मल कर लेने देना, फिर बात मुकम्मल करें। देखिए बात यह है कि आप इदारों को दबाव का शिकार नहीं कर सकते। आप कहें हम अकाउंटेबिलिटी को फेस करते हैं, आप अपने सबूत रखें ना सामने, आप जो तफ्तीश हो रही है उसका सामना करें। आप ये क्यों कहते हैं कि जी फलाने को नहीं पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा, तो लिहाजा हमें भी नहीं पकड़ सकते? कल के हवाले से एक सेकंड देखें बात, ऐसी बातें कम से कम मियां साहब आपसे अच्छी नहीं लगती। सीनियरिटी का आप लिहाज करते हुए बड़े रंजे हुए। एक जुमला बोल दे फिर मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ तो पेश हो रहे थे ना, ओ भाई हमने तो इतना बड़ा एक सबूत दे दिया कि सजा हुई बाहर बैठा लीडर जो है वो सजा काटने के लिए पाकिस्तान, हमको भागने वाले थोड़ी थे। ओ भाई आप तो पेश हो रहे हैं ना, तो हम भी पेश हो रहे थे, क्यों पकड़ा उसको? उन्हीं अदालतों से ये कहते हैं इंसाफ की फतह भी हो गई, इनको रिलीफ भी मिल रहा है, फिर ये कहते हैं नादीदा कुत्ते भी हैं, ताकतवर। ये जो बयान का तनाज़ा है ना, जो शहबाज बयानिया और नवाज बयानिया है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ में मुब्तला है। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ और आपकी साबिक़ा हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस केस में कोई करप्शन नहीं हुई, तो ये रिमांड का पीरियड शायद थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन बरी हो जाएंगे, और जब बरी हो जाएंगे आपके पास सियासी कैपिटल आपका और बढ़ जाएगा, और आपके पास बात करने को होगा। देखो कितनी ज्यादती हुई, केस मेरिट पे जीत जाए, बात खत्म हो जाएगी। यार मुझे ये बताएं शहजाद जी कि फिर आप ये जो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करते, आप कोई रिकवरी के लिए उसको पकड़ते तो समझ आती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि यार आपने फैसला महफूज किया है, आप 4 दिन इसको डिले कर लें, मैं बिस्तरे मर्ग पर मेरी बीवी है, मैं ये देख लूं, 4 दिन बाद मैं आ जाऊंगा, आप वो भी बर्दाश्त नहीं करते। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ 4 दिन बाद इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 4 दिन बाद आप उसको रेस्ट कर लेते। मैं वाइंड अप करूंगा, कल क्या इलेक्शन के, फिर हम क्यों ना कहें कि ये सियासी इंतकाम है। कल क्या करेंगे कौमी असेंबली में? दमादम मस्त कलंदर होगा कल? बिल्कुल नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड थी, शहबाज शरीफ को बुलाया गया है,
जी, शहबाज शरीफ अपना मौक़िफ़ बयान करने का उनको मौका दिया जाए, ठीक है, ताकि कौम को वो बता सकें सही है कि मेरे पर इल्जाम सही है या गलत है। ठीक है। हम इससे आगे कुछ नहीं करना चाहते, कोई शोर शराबा हंगामा वाला माहौल नहीं बनाएंगे आप। मगर ये इन पे डिपेंड करता है कि ये माहौल को कैसा बना रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की बात कौमी असेंबली में तसल्ली से सुनेगी हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस में बैठकर? देखें, बात यह है कि कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया अपोजिशन की दरख्वास्त के ऊपर गया है, और हमें इसमें कोई इशू नहीं है, आए अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन बात यह है कि फिर भी जो कानून की हुक्मरानी है वो इस मुल्क के अंदर कायम होगी। सियासी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी कॉल की थी और उसमें गालिबन कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनाने की बात हो रही थी, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई? प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की गई थी वो थी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से जो मंसूबा है उसके ऊपर की गई थी। ये आए, पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश करे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब एहतसाबुर रहमान ने भी घुटनों को हाथ लगाया था, जब ये मुश्किल वक्त में होते हैं तो ये बहुत सारे एनआरओज भी ढूंढ रहे होते हैं। लेके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट के बाहर, इनको बैठने दिया जाएगा जैसे आपको बैठने दिया गया था। देखें, ये कंटेनर लेकर आए, 100 बिस्मिल्लाह, एहतजाज करना इनका हक है, इनका हक है। ये आए तो सही, हमने बर्दाश्त आए तो सही, इनके बस का आए नहीं है। सड़कों बर्दाश्त सड़क पे आए तो सही, बर्दाश्त करना भी इनके बस सड़क पे आए बस में नहीं है, लेकिन कंटेनर पे बैठना आपके बस में है, ये भी एक सवाल है। इतने लोग तो लेकर आए ना, इतने लोग तो लेकर आए। जिस भंवर में मुश्किल में पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान खुद है, ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। जिन चक्रों में आप पड़े हुए हैं उन चक्रों से निकलें। उम्मीद करते हैं कि कल कौमी असेंबली में आप अपना नुक्ता नजर रखेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी, और हुकूमत वक्त इसको सुनेगी, और अगर आपका कोई बयानी है आप अपना बयानी नुक्ता नजर दें, लेकिन कोई हंगामा आराई वाला हाल ना हो, सूरत हाल ना हो तो ज्यादा बेहतर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज फवाद चौधरी वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इशारा दे दिया है कि बिजली के टैरिफ में इजाफा होगा। वैसे तो आज ईसीसी की मीटिंग थी और इस पर नजरसानी करनी थी, लेकिन फिलहाल इस फैसले को मौखर कर दिया गया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज जो नंबर बताए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो बिजली देता है पर यूनिट वो 2.63 यानी कि 2 रुपए 63 पैसे पर यूनिट पाकिस्तान की इस वक्त सार्फिन को दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो बिजली पाकिस्तान में बनती है वो 14 रुपए 22 पैसे की है, लेकिन अवाम को बिजली दी जाती है 11 रुपए 71 पैसे पे। तो हर यूनिट पर पाकिस्तान जो है वो सार्फिन को, हुकूमत जो है वो सार्फिन को सब्सिडी देती है। और इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जो सब्सिडी या जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है। हर महीने 34 से 36 अरब रुपए की इस वक्त सब्सिडी सर्कुलर डेट में इजाफा होता रहा है। जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, जिसके ऊपर अभी तक हमने जो है वो एक डिसाइसिव स्टेप नहीं लिया, डिसाइसिव स्टेप लेना है। हुकूमत को हर यूनिट के ऊपर 2 रुपए 63 पैसे नुकसान हो रहा है। हुकूमत सर्दियों में 1 अरब और 2 करोड़ रुपया रोजाना नुकसान कर रही है, और गर्मियों में यही नुकसान 1 अरब और 80 करोड़ रुपया। इसका मतलब यह है कि आप 34 से 36 अरब रुपया हर महीना गर्दिशी कर्जे में इजाफा कर रहे हैं। बिजली बनती महंगी है, सार्फिन को दी सस्ती जाती है, इसीलिए हर महीने 34 से 36 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत को होता है। इशारा दे दिया गया है कि बिजली की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। यह भी कहा कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने जानबूझ के बिजली की कीमत को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ता रहा है। यह भी आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि बिजली महंगी होने की वजह यह है कि जो पावर प्लांट्स नून लीग के हुकूमत में लगाए गए वो बहुत महंगे थे, उनसे जो बिजली पैदा होती है वो बहुत महंगी थी। उन्होंने कहा कि इन पावर प्लांट्स का बाकायदा ऑडिट करवाया जाएगा। उनमें से चंद पावर प्लांट ऐसे हैं जिनकी तहकीकात नैब करेगी। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है, और एलएनजी के जो प्लांट्स हैं और पंजाब में ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। ये जो प्लांट्स लगाए गए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में,
कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट जो है 17 रुपए फी यूनिट में पड़ रहा है, दुनिया का सबसे महंगा सोलर प्लांट। इन प्लांट्स की वजह से 1 रुपया 32 पैसे इजाफा हुआ बिजली की कीमत। तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा जो अफराद हैं जिन्होंने करप्शन की है उनका एहतसाब होगा, फिर ये कहा कि जो मेट्रो बसेस पंजाब भर में बनाई गई उनका एहतसाब होगा, उनका ऑडिट होगा, और आज कहा गया कि पावर प्लांट्स का भी ऑडिट होगा। यानी कि हुकूमत ने बता दिया है कि अगर हम बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं इसमें हमारी गलती नहीं है, पिछली हुकूमत ये सूरत हाल छोड़ के गई है कि हमें बिजली के नर्ख में इजाफा करना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने देखी, उन्होंने कहा है कि महंगे पावर प्लांट आपने लगाए, महंगी बिजली आप पैदा करते रहे, लेकिन आपने बिजली की कीमत को नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से हर माह इस वक्त 34 से 36 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसका बाकायदा ऑडिट करवाया जाएगा उन तमाम पावर प्लांट्स का जो आपके दौर में लगे हैं। मैं इस बात का तो खैर मकदम करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑडिट हो रही है। मेरी सिर्फ 3 इसमें सिफारिशात हैं। नंबर 1 के कोई एक न्यूट्रल ऑडिटर से एक्सपर्ट से ऑडिट करवा लिया जाए। नंबर 2 कि जो 300 मंसूबे केपी में लगने थे पीटीआई की हुकूमत ने, जो पानी की बिजली के मंसूबे हैं पता नहीं उसमें कितने लगे हैं, उसको भी ऑडिट में साथ शामिल कर लिया जाए। और तीसरी गुजारिश ये है कि जो ऑडिट की रिपोर्ट आती है उसको पूरी की पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया जाए ताकि आवाम को पता चल सके कि किसने आवाम के पैसे बचाए हैं और किसने दोनों तरफ अब किसने जो है वो सिर्फ दोगलापना दिखाया है और सिर्फ बातें करी हैं। हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो पंजाब में 3 पावर प्लांट्स लगे हैं, बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह में, जिसमें 2 वफाकी हुकूमत के पैसों से लगे हैं और एक पंजाब हुकूमत के पैसों से लगा है। वो पावर प्लांट्स दुनिया के एफिशिएंट तरीन पावर प्लांट हैं 61.5% एफिशिएंसी पे, और वो नेपरा की दी हुई कॉस्ट से $1 लाख फी मेगावाट कम हैं और 2,500 मेगावाट के 3 प्लांट्स हैं। साथ साथ जो साहिवाल और कराची में जो कोयले के प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी नेपरा की प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है 8 सेंट पर यूनिट, उसके हिसाब से हैं। जो भावलपुर में ये कायद-ए-आज़म सोलर पार्क की बात कर रहे हैं उसकी बिजली बिल्कुल महंगी है, सही कह रहे हैं, और आजकल जो है उसकी बिजली सोलर की प्लांट्स की प्राइसेस गिर गई हैं तो वो बिजली सस्ती भी मिल सकती है। लेकिन जिस ज़माने में वो प्लांट लगे थे 2014 में, उस वक्त आप देख लीजिए कि जो प्लांट्स लग रहे थे उसके हिसाब से कंपैरेटिव हैं। इस वक्त जो बिजली है पाकिस्तान में पर यूनिट वो महंगी है और उस पर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी भी देती है, जिसका नतीजा ये है कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है, वो हर महीने बोझ बनकर आता है हुकूमत पर और वो बढ़ता जा रहा है। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे 5 साल के दौर में औसतन जो था वो 11 से 12 अरब रुपए का जो है वो गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बल्कि जब बिजली ज़्यादा बनना शुरू हुई तो वो ज़्यादा हो गया और मई के महीने में शायद 18 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा पड़ा है। हमारे जाने के बाद 30 अरब रुपए होना शुरू हो गया क्योंकि इनसे मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई है। लेकिन मैंने सुना है कि अब ये रेट अब क्योंकि बिजली कम बन रही है तो फिर से गर्दिशी कर्जा जो है वो कम है। ये इसमें ये जो फवाद चौधरी साहब हिसाब दे रहे थे इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं। इंडस्ट्रियल सपोर्ट सब्सिडी भी डाल दी है, जो हम 3 रुपए का कारखानों को पंजाब में ख़ास तौर पर, बल्कि हर जगह पे पाकिस्तान में 3 रुपए हम सस्ता देते थे बिजली, वो भी इसमें डाल दी है। जो हम आज़ाद कश्मीर और फाटा के अंदर जो रियायत देते थे बिजली के बिल में वो भी डाल दी है। जो केपी और पंजाब को जो हाइडल प्रॉफिट दे रहे थे वो भी इसमें डाल दिया। तो इसमें तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं और ये सब नवीद दे रही है कि एक आध दिन के अंदर इनको वक्त प्राइस बढ़ानी है तो ये पहले हमारे ऊपर मलबा डालेंगे और फिर कोशिश करके प्राइस बढ़ाएंगे। तो मलबा आपके ऊपर नहीं डालना चाहिए क्योंकि नेपरा का ये जो रिकमेंडेशन है कि टैरिफ बढ़ाया जाए वो तो आपके दौर में आपको प्रेजेंट किया गया था। पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई नहीं और उसकी शायद एक बड़ी वजह यह है कि आपको पता था कि हम इस पे सब्सिडी दे रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन का साल था तो इसका मलबा नहीं डालना चाहिए कि माजी की हुकूमत पर, कि जब नेपरा भी कह रहा था कि कीमत बढ़ाएं, आप नहीं बढ़ा रहे थे उस वक्त। देखिए, एक तो ये सर्कुलर डेट का नंबर भी जो है वो गलत देते हैं। सर्कुलर डेट जब हम आए थे तो 503 अरब थी और जब हम गए तो 492 अरब रुपए थी। तो सर्कुलर डेट को हमने थोड़ा सा कम किया है।
लेकिन जाहिर है कि पिछले 5 सालों में सर्कुलर डेट बढ़ गई और अब हम ये समझते थे कि जो अगर हुकूमत के अगर जो 580 है वो भी अभी पार्क है, वो पे ऑफ नहीं हुआ है, वो भी लाइबिलिटी है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पाकिस्तान की तो 24,900 अरब रुपए लाइबिलिटी है। उसके अंदर तो बिजली के सेक्टर में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी लाइबिलिटी है, वर्ल्ड बैंक की भी लाइबिलिटी है, तो उसको नहीं गिनते तो PHPL की लाइबिलिटी क्यों गिन रहे हैं? और अगर अब आखिर में गिन रहे हैं तो फिर शुरू में भी गिननी चाहिए। पीपल्स पार्टी जब हमको छोड़ के गई थी तो सब कहते हैं 502 अरब रुपए 503 अरब रुपए सर्कुलर डेट था, तो उस वक्त तो कोई नहीं कहता है कि PHPL के भी 250 अरब रुपए उसके ऊपर भी था। ये तो PTI ने नई कोई अकाउंटिंग शुरू करी है। ये इसी वजह से तो मार्केटों में बहरान आया है। इनकी इस किस्म की बातें जो रोज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि खजाना खाली हो गया है, वज़रा ये कहते हैं कि खजाना खाली हो गया, कोई खजाना खाली नहीं हुआ। 15 अरब रुपए तो रोज हुकूमत पाकिस्तान टैक्स जमा करता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान के बॉन्ड्स नहीं बिकते मार्केट में? क्या हुकूमत पाकिस्तान के मतलब क्या पेपर नहीं बिकता? कि आप बात करते हैं खजाना खाली हो गया। आप लोगों की इस किस्म की बातें, झूठ कहते हैं कि 30,000 अरब रुपए खर्चा है जबकि कर्जा है, जबकि जब हम छोड़ के गए थे उस दिन 30 जून को, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, हम तो उस वक्त हुकूमत में भी थे, 24,985 अरब रुपए खर्चा था। ये झूठ बातें कहते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो सोलर पावर प्लांट है, कायदे आजम सोलर पावर प्लांट, इस पर आज फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे। नंबर्स मेरे सामने भी मौजूद हैं। दुनिया भर में सोलर पावर प्लांट जो है वो सबसे सस्ती बिजली पैदा करता है, लेकिन ये पावर प्लांट 14 रुपए 85 पैसे पर यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हो गया? और ये टैरिफ भी जो है वो नेप्रा का दिया हुआ टैरिफ है। दुनिया भर में सोलर सस्ता है, कायदे आजम पावर प्लांट 14 रुपए 85 पैसे पर यूनिट बिजली बना रहा है। ओ भाई, ये कब की बात कर रहे हो? ये बात कर रहे हो 2014 की। उस वक्त जो थे वो दुनिया में रेट ये थे 2015 की। $110 का ऑयल हो, मिसाल के तौर पे तो ऑयल महंगा होगा। 2014 का रेट निकला हुआ है नेप्रा का। ये उसके उस वक्त उन्होंने रेट दिए थे, उस वक्त रेट अप्रूव हुए थे। उसके बाद 15 में ये हो सकता है इंस्टॉल हुआ। 2014 की बात कर रहे हैं। अब इस वक्त तो 4-4.5 रेट 25 साल के लिए अप्रूव हुआ है। उसमें क्या बहस है? ये रेट 25 साल के लिए अप्रूव हुआ है मिफ्ता इस्माइल साहब। 15 रुपए का रेट 25 साल के लिए अप्रूव हुआ है। मैं जानता हूं जी। 14 रुपए 85 पैसे का रेट जो था वो नेप्रा ने निकाला था। उस जमाने में सोलर पैनल्स महंगे थे। ये बात तो सीधी सी है। अब सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं तो अब 4.5 रुपए की बिजली सोलर की मिलती है, 5 रुपए की बिजली मिलती है। और उसके बाद हमने तो अब कह दिया है नेप्रा को कि नेप्रा क्योंकि प्राइस सही तरीके से डिटरमिन नहीं कर सकता, तो हम ये कह के गए हैं कि पहले ऑक्शन होना चाहिए, कंपैरेटिव बिडिंग होनी चाहिए, उसके बाद प्राइस होनी चाहिए। ये भी हमारी हुकूमत ने कर दिया है। और हमारी हुकूमत ने तो आखिरी 10 पावर प्लांट्स लगवा दिए थे, विंड पावर के और सोलर पावर के, क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रही थी। हाँ, लेकिन अभी आप अगर कह रहे हैं नेप्रा सही डिटरमिन नहीं कर सकता प्राइस, इससे पहले आपने तमाम प्लांट्स की बात की, आपने खुद ने बताया कि नेप्रा ने इनकी प्राइसिंग जो इनके टैरिफ सेट किए थे। यहाँ पे मेरे पास 2016-17 की इंडिया की खबर है, वहां पे वो कह रहे थे कि 2.5 रुपए 1-2 साल में इतना नहीं गिरा है सोलर पावर प्लांट का रेट। इंडिया में 2.5 रुपए पे वो कह रहे थे पर यूनिट हम बना रहे हैं, जिसको हम 1.5 रुपया लेके जाएंगे। हमारे यहाँ टैरिफ है 15 रुपए का। फर्क तो देखिए आप मिस्टर इस्माइल साहब। और इसकी एक बड़ी वजह यह कि ये प्लांट कहा गया था 100 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो 18 मेगावाट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर है वो तो फिर टैरिफ बढ़वाएगा ना उसका। सोलर पावर का जो सोलर पैनल्स का जो पावर होता है भाई, वो होता है 18-20% एफिशिएंसी पे, वो इफेक्टिवनेस पे होता है, क्योंकि सारी रात को जो है वो सूरज नहीं चमकता है और दिन के अंदर भी सिर्फ 12 बजे 1 बजे जो है वो पूरी सूरज जो अपने उस उरूज पर, तो फिर तो 18% ये नहीं है कि प्लांट के अंदर वैसे ही 100 मेगावाट का कैपेसिटी लगाओगे तो 18 मेगावाट ही आएगा। तो इस्माइल साहब, आप 300 मेगावाट लेगा, शहबाज शरीफ साहब ने किस कैपेसिटी का वादा किया था और फिर ये प्रोड्यूस कितनी कर रहा था? जवाब थोड़ा सा नहीं, आप जवाब पूरा सुन लीजिए, आप पूरा जवाब सुन लीजिए। 18 × 3 300 मेगावाट लगाए तो 54 मेगावाट की बात कर रहे हैं। अगर 54 मेगावाट 15 रुपए की भी बिजली आ रही है तो हम तो 21,000 मेगावाट बना रहे हैं। 21,000 मेगावाट को आप इसलिए महंगा कर रहे हैं पूरे सार्फिन के लिए क्योंकि 54 मेगावाट महंगा लगा हुआ है। ये कौन सा हिसाब है दुनिया का? और तो वो 2014 के हिसाब से नेप्रा डिटरमिन्ड प्राइस के हिसाब से इंटरनेशनली कंपैरेटिव प्राइस थी। और अगर मैं कह रहा हूं कि ऑडिट करवा लें, आप उस वक्त देख लीजिएगा कि दुनिया में क्या प्राइस है। बिल्कुल सामने सीधी बात आ जाएगी। मौजूदा हालात में आपके ख्याल में हुकूमत अगर कीमत बढ़ा रही है बिजली के टैरिफ बढ़ा रही है, ये ठीक फैसला है या गलत फैसला है? भाई देखें, बिजली की कीमत बढ़ाने से नुकसान ये होता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना नुकसान कर रही होती हैं, वो नुकसान को बचाने की कोशिश नहीं करती।
पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है पेस्को, उसको अगर आप 100 यूनिट बिजली देते हैं तो वो 52 के आपको पैसे देती है और 48 के पैसे नहीं देती, जिसके अंदर लाइन लॉसेस शामिल है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और बिल कलेक्शन शामिल है। इसी तरह आपकी सखर और इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को अगर आप 100 यूनिट बिजली देते हैं तो 60 या 65 के पैसे देती हैं, 30 से 35 के पैसे नहीं देती। ठीक है, ये इंसाफ है। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि साबिक वजीर खजाना, सर मैं मेरे पास टाइम कम रह जाएगा, साबिक वजीर खजाना जिसने कहा कि IMF में जाने का फैसला ठीक है, उनकी नजर में आज क्या कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए? आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मुझे पता है सियासी इख्तलाफ जरूर है, लेकिन आप अच्छा मशवरा देंगे, ठीक मशवरा जो आप समझते देंगे। क्या पावर टैरिफ बढ़ाना इस वक्त जरूरत है या नहीं? हुकूमत गलत करने जा रही है? देखिए भाई, ये पावर टैरिफ बढ़ाना कोई वो नहीं है कि आपने पावर टैरिफ बढ़ाना उसके बाद कितना बढ़ा दिया। आपको देख के बढ़ाना है कि क्यों बढ़ा रहे हैं आप और कितना बढ़ा रहे हैं। क्या पावर टैरिफ इसलिए बढ़ रहा है कि नए प्लांट्स हैं, उनकी कैपेसिटी को ऐड नहीं करा गया और वो तो नेपरा अपना क्वार्टरली बढ़ा रहा है, तो बिल्कुल बढ़ाएं। क्या पावर टैरिफ इसलिए बढ़ना है कि फ्यूल महंगा हो गया और वो फ्यूल जो खरीद रहे हैं, अगर गैस LNG महंगी हो गई तो बिल्कुल बढ़ाएं। लेकिन पावर टैरिफ अगर इसलिए बढ़ा रहे हैं, आज बताया गया है कि सब्सिडी जो हम दे रहे हैं अब वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। ₹2.63 जवाब तो सुन लिया करो भाई, मेरी बात सुनो। मैं तीसरी दफा ये सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, मैं उसी सवाल का पहले जवाब दूंगा। तीसरी दफा सवाल ये कर रहा हूँ जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना कि भाई अगर पावर टैरिफ आप इसलिए बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ाएं कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया या LNG महंगी हो गई है। लेकिन अगर आप पावर टैरिफ इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आप पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को बेहतर नहीं बना रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे, आप क्वेस्को और एस्को को इंप्रूव नहीं कर रहे, तो फिर वो ज्यादती है लोगों के साथ। क्या इस सब्सिडी को बर्दाश्त किया जा सकता है या टैरिफ बढ़ाने चाहिए इस वक्त? अब ये फैसला तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगर जो फ्यूल की प्राइसेस वगैरह बढ़ती हैं तो उसके टैरिफ बढ़ जाने चाहिए। लेकिन अगर इनएफिशिएंसीज को कम करना जो है वो नहीं कर पा रहे और इनएफिशिएंसीज को कवर करने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो ये उन लोगों के साथ ज्यादती है जो ऑलरेडी बिल भर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर जांच पड़ताल करने के लिए 30 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। ये 30 रुकनी कमेटी जो है इसमें 20 मेंबरान कौमी असेंबली के होंगे, 10 मेंबरान सेनेट से होंगे, लेकिन अहम बात यह है कि 15 हुकूमती अरकान हैं इस कमेटी में और 15 अरकान ऑपोजिशन की तरफ से होंगे। तो 15 अरकान दोनों की तरफ से होंगे। हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब जो है वो इस कमेटी को हेड करेंगे और इस कमेटी ने जांच पड़ताल करनी है 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के जो इल्जामात लगे हैं। मुकम्मल TORs नहीं आए हैं, लेकिन ये जो 15 अरकान दोनों तरफ होंगे, यानी कि हुकूमती साइड पर और ऑपोजिशन पर, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की साइड पर तहरीक इंसाफ के 7 अरकान होंगे, PNP मैंगल के 2, MQM के 2, GDA का 1, काफ लीग का 1, BAP का 1 और फाटा का 1 रुकन इसमें होगा। यानी हुकूमत साइड पर हैं तो 15 लोग, लेकिन इनमें से 2 ऐसी पार्टीज हैं जिनका मौकिफ बिल्कुल ऑपोजिशन वाला है, यानी कि MQM और BNP मैंगल ने इलेक्शन के बाद यह कहा था कि तारीखी धांधली 2018 के इंतखाबात में हुई है, हमारा मैंडेट छीना गया है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है, ये इल्जामात लगाए गए थे। तो है तो ये हुकूमती बेंच का हिस्सा, हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन इनका जो मौकिफ है वो ऑपोजिशन वाला है, यानी कि 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। तो अगर ये 4 मेंबर्स का मौकिफ ऑपोजिशन वाला है तो जो डिवीजन है वो जो है खराब हो जाता है तहरीक इंसाफ के लिए। फिर हुकूमत की सपोर्ट के लिए, यानी कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए गालिबन 11 अरकान बचेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इलेक्शन के बाद क्या कहा था, सुनिए जरा। शाम के 6 बजे के बाद जब पोलिंग स्टेशन से MQM के पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और यही वो वक्फा था जिससे नतीजा तब्दील किया गया है। नतीजा कागज पे तब्दील हुआ है जो ट्रांसफॉर्म होगा डब्बे के अंदर। ऐसे
बदतरीन धांधली पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई इंतखाबात में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं, वो इस काबिल नहीं है। अख्तर मेंगल साहब ने कल भी ये कहा था कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उन्होंने हमसे इलेक्शन छीनने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और इससे पहले भी इलेक्शन में धांधली का वो जिक्र कर चुके हैं। मौजूदा जो इलेक्शन हुए, अगर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में धांधली का अवार्ड अगर मिलना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को जरूर मिलना चाहिए। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें ना नुमाइंदगान को इजाजत थी कि वो आरओ के दफ्तर में बैठ के इस बात का जायजा लगाएं कि नताइज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कितनी तादाद में आ रहे हैं, उसमें किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। हमारी सीटें जो घटती जा रही हैं, बाप के पापों की वजह से जो उसकी सीटें बढ़ती जा रही थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब। सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये कमेटी 30 अरकान पर है और एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। हुकूमती अरकान 15 है, ऑपोजिशन 15 है, लेकिन जैसे मैंने बताया और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि एमक्यूएम और बीएनपी मेंगल का जो मौकिफ है वो ऑपोजिशन वाला है, यानी कि इस इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। तो आप किसकी साइड पर होंगे? हुकूमत की साइड पर हैं या ऑपोजिशन की साइड पर हैं इस इशू पर? देखें, मेरे ख्याल में इस इशू पर ये सवाल उठाना कि ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी है और जो ये तहकीकात धांधली के हवाले से करेगी, वो हुकूमत के मौक़िफ़ को सपोर्ट करेगी या अपोजिशन के मौक़िफ़ को। मैं समझता हूँ कि मुझे बुनियादी इख्तिलाफ है इस सवाल से ही। मैं नहीं समझता कि ये रेलेवेंट सवाल बनता है इस वक्त तो जो इशू था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि तकरीबन तमाम पार्टियों ने, मैं तो समझता हूँ कि बशमूल तहरीक इंसाफ जो कि आज हुकूमत में है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी मुख्तलिफ हलकों में धांधली की शिकायत की थी, तो तकरीबन तमाम सियासी पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक थी कि धांधली हुई है। ठीक है, किसी का गिला ज्यादा था, शोर शराबा, किसी ने एहतजाज और आवाज ज्यादा उठाई और किसी ने कम उठाई, लेकिन उठाई सब ने। अब जब उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो कौमी असम्बली में ये करारदाद मूव हुई, पहले कौमी असम्बली की एक कमेटी बनी, फिर बाद में सेनेट ने भी इस पर एहतजाज किया कि हमें भी शामिल होना चाहिए, तो एक पार्लिमानी कमेटी बन गई। मेरी इसके बारे में जो राय है वो ये है कि हमें इस वक्त इस बात पर बात करने की बजाय कि क्या ये हुकूमत की साइड लेगी या अपोजिशन की साइड लेगी, हमें इस वक्त ये देखना चाहिए कि पहला सवाल ये होगा कि क्या इंतखाबात में धांधली हुई। जो इल्ज़ामात लगाए गए आरटीएस मशीन के हवाले से, जो आरटीएस सिस्टम का फेल होना था, जो फॉर्म 45 की जो उस वक्त नॉन अवेलेबिलिटी थी और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ये शिकायत आई और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, क्योंकि कई केसेस भी इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, हाई कोर्ट्स में भी गए, रिट पिटिशनें भी हुई। तो क्या ये तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, इनमें कोई हकीकत है या नहीं, और वो कौन कौन से अवामिल हैं कि जिनसे पर्दा उठना चाहिए, जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, और टेक्निकल और जो फोरेंसिक उसकी जो ऑडिट है पूरे इलेक्शन का वो होना चाहिए। मेरी सोच तो यही है कि पहले तो इन इश्यूज को देखा जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी एक जहन तो है ना, जैसे एमक्यूएम समझती है कि कराची में कि उनका मैंडेट छीन के पीटीआई को दिया गया है, पीएमएलएन कहती है कि पंजाब में ऐसा हुआ है हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीदा जगह पर कहा होगा कि लोकल लेवल पर इलेक्शन में रिगिंग हुई है, लेकिन सिस्टमैटिक रिगिंग का आरटीएस बैठ जाना, ये शिकवा नून लीग की तरफ से है, पीपल्स पार्टी की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से, पीटीआई की तरफ से नहीं है। इसीलिए ये बड़ा बैलेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है ना इस कमेटी का। शहजाद, मैं इसको एक और एंगल से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा और मतलब मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसका एक एंगल डिफरेंट देख रहा हूँ, और वो ये है कि जहां तक आरटीएस का ताल्लुक है, इस पर तकरीबन तमाम पार्टीज मुत्तफिक हैं कि ये फेल हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने खुद इसका इकरार किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होगा तहकीकात में, जब कमेटी इसकी तहकीकात करेगी, कि क्या आरटीएस के फेल होने के नतीजे में इलेक्शन के असरात पर कोई मनफी असर पड़ा, क्या उसमें फजिंग या रिगिंग हुई। एक तो ये सवाल होगा जिसको प्रोब करना है। अभी इसका जवाब हमारे पास एक इल्जाम की सूरत में तो है, लेकिन हमारे पास सबूत और शवाहिद की रोशनी में इसका जवाब नहीं है। वो जब हम प्रोब करेंगे तो इस इल्जाम की हकीकत सामने आएगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि ज्यादातर जो रिगिंग की शिकायत हुई वो आरटीएस की वजह से सिर्फ नहीं हुई, बल्कि उसमें फॉर्म 45 का
की गैर मौजूदगी और कहीं पर जो है ऑथेंटिक फॉर्म 45 का इलेक्शन कमीशन की जानिब से इशू ना होना, और कहीं पर ये शिकायत आई कि कई घंटे बल्कि 2-2, 3-3 दिन तक जो है फॉर्म 45 जो है वो अवेलेबल नहीं था, लोगों को नहीं दिया गया। तो देखें, ये इसमें सिर्फ एक इशू नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सा बहुत ही वसी उल बुनियाद तहकीकात होंगी। इसमें कई इश्यूज को प्रोब किया जाएगा, और मेरे ख्याल में इस पर इस वक्त तबसरा करने से बेहतर है कि थोड़ा तहकीकात का इंतजार किया जाए। जो फोरेंसिक एविडेंस सामने आएगा उसकी रोशनी में फिर देखा जाएगा कि क्या किसी पार्टी का मौक़िफ़ था। सैफ साहब, आपको लगता है कि आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वो बड़ी जमात है हुकूमत में, जब ये प्रोब होगी और ये इल्जामात पर बात हो रही होगी कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला ताकि ये सीट आपको जिताई जाए, तो क्या खुले दिल से जो है इस इंक्वायरी, इस प्रोब को तस्लीम किया जाएगा? क्या इख्तलाफात नहीं पैदा होंगे इत्तेहादियों में? शहजाद, देखें, इसको फिर मैं इसके जवाब में ये बात करूंगा कि अगर तो हमारा जो इल्ज़ाम है कि हमें हरा कर किसी और पार्टी को मैंडेट दिया गया हमारा, देखें, अगर सबूत और शवाहिद की रोशनी में हम इस बात में साबित हो जाते हैं कि हम जो बात कर रहे थे वो एविडेंस से प्रूव हो रही है, तो मेरे ख्याल में ना मेरा ये फैसला होगा, ना तहरीक इंसाफ का होगा, ना PPP का होगा, ना PMLN का होगा, बल्कि ये बाल जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चली जाएगी कि ये हमारे पास एविडेंस है। इस एविडेंस की मौजूदगी में ये बात साबित हो रही है कि इलेक्शन में ये प्रॉब्लम आया था, रिजल्ट बनने में ये धांधली हुई है, तो वो जाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आएगा। और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉइंट मेरा ये था ये बताने का, क्योंकि देखें एक बैलेंस रखा गया ना ट्रेजरी बेंचेस और हुकूमत में, ताकि दोनों के बराबर अरकान हो, लेकिन यहां पर 19 अरकान ऐसे होंगे जो कि पुश कर रहे होंगे कि हाँ धांधली हुई, क्योंकि उनका ये इल्जाम है। दूसरी तरफ से अब जो 11 अरकान बचेंगे वो डिफेंसिव पे होंगे, क्योंकि उनका मानना है ये साफ और शफाफ, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस बात की तायद करते हैं कि तारीख के सबसे साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। तो 11 लोग दिफा कर रहे होंगे, 19 लोग वहां पर कह रहे होंगे कि नहीं ये धांधली हुई है और तारीखी धांधली हुई है। देखें, मैं फिर ये बात करूंगा कि इसके जवाब में कि ये जो इल्जामात की बात है, जो आपने 19 लोगों का और 11 लोगों का कहा, देखें, ये तमाम लोग इस वक्त तक जो भी बात कर रहे हैं ये एक ये इल्जामात पर मबनी बात है। अभी तक हमारे पास वो एविडेंस सामने नहीं आया जिसको हम सामने रख कर कहें कि ये इल्जाम जो है अब हकीकत बन चुका है और ये वाकई ये काम होता। तो मेरी राय ये है कि जब ये एविडेंस आएगा तो शायद इल्जाम लगाने वालों की पोजीशन भी मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर हकाइक सामने आते हैं और साबित होता है पार्लिमानी कमेटी की प्रोब के नतीजे में, तो मेरे ख्याल में उस वक्त फिर वर्जन और स्टेटमेंट्स बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ में कह रहे थे कि अगर अरकान का बैलेंस इस चीज़ पर आउट भी होता है कि किसने इल्ज़ाम लगाया, किसने इल्ज़ाम नहीं लगाया, कौन दिफा करता रहा आम इंतखाबात के ट्रांसपेरेंट होने का, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इंक्वायरी में डिटेल सामने आएंगी तो पता चल जाएगा। ये कहना था बैरिस्टर सैफ साहब का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।